हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों, तो जल्दी कीजिए और सारी वीडियोस क्रम से देखिए दोस्तों। एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। तो बनी रहिए हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9 भूगोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा चौथा अध्याय है। तो शुरू करते हैं अध्याय 4, जलवायु। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पिछले 3 अध्याय हमने कंप्लीट किए थे, उसमें से पहला अध्याय था जो उसमें सामान्य जानकारी थी, और दूसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा, अपने देश की स्थलाकृतियों के बारे में और अफवाह के बारे में। ठीक है, अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही हैं जो हमने पढ़ लिए हैं, दूसरा और तीसरा अध्याय। ठीक है, आगे कह रहे हैं इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है, अपने देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में। ठीक है, आगे कह रहे हैं हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं अशुभताजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। तो हमें अपने देश की जो जलवायु है उसका अध्ययन करना है और इन सभी चीज़ों को समझना है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि 30 वर्ष से अधिक, यहाँ पे 30 वर्ष बता रहे हैं, 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। कह रहे हैं कि यहाँ पे दोस्तों जलवायु की परिभाषा दी जा रही है, एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि लगभग 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं एवं या तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहा जाता है। यहाँ एवं या तथा कुछ भी लगा सकते हैं, एक ही बात होता है। ठीक है, तो लगभग 30 वर्ष का समय देखा जाता है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को समझने के लिए। ठीक है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या अंतर आ रहे हैं, ठीक है, क्या स्थिति है उसकी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें जलवायु की परिभाषा को। आगे करें, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जो मौसम है ये विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को बताता है। आगे करें, मौसम तथा जलवायु के तत्व। तो दोस्तों, मौसम जो है जलवायु का बिल्कुल छोटा सा रूप है। ठीक है, और जो जलवायु है ये मौसम का अत्यधिक विशाल रूप है। ठीक है, जैसे कि मौसम 24 घंटे में कई बार बदल जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, नाइट में कुछ और होगा मौसम, सुबह कुछ और हो जाता है, दोपहर में कुछ और होता है, शाम को फिर कुछ और होता है ना। तो ये, और जलवायु जलवायु बहुत लंबी लगभग 30 सालों तक बता रहे हैं ना, 30 सालों तक अध्ययन करने के बाद उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, उसमें क्या अंतर है, क्या स्थिति है उसकी, उसको देखने के बाद मौसम का अनुमान लगाया जाता है ना। तो ये, और आगे कह रहे हैं कि मौसम तथा जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं, तो तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। ये सभी तत्व जो बता रहे हैं ना, जो तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन, आर्द्रता एवं वर्षण है, ये मौसम को भी प्रभावित करते हैं, जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदल जाती है। जैसा कि हमने बताया कि 24 घंटे में मौसम कई बार बदल जाता है, नाइट में, सुबह, दोपहर में, शाम को, है ना, बदलता रहता है। आगे कह रहे हैं, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान रहती है। उसके बावजूद भी मौसम की 24 घंटे में कई बार बदलने के बावजूद भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था एक जैसी रहती है। जो वायुमंडल होता है ना ऊपर का, हम जब देखते हैं सुबह शाम बादलों को देखते हैं, वो एक जैसी रहती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं जैसे दिन गर्म या ठंडी, है ना, दिन गर्म रहेंगी या ठंडी रहेंगी, है ना, काफ़ी लंबी समय तक रहती हैं।
लगभग 3 से 4 महीने तक। उसके बाद गर्मियों के बाद सर्दियाँ, सर्दियों के बाद फिर वर्षा, ऐसा चलता रहता है ना ये चक्र। सॉरी, गर्मियों के बाद वर्षा, उसके बाद सर्दी। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान रहती है, जैसे दिन गर्म या ठंडी, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकती है। आगे कह रहे हैं महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर, महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। तो जो महीने होते हैं ना, 12 महीने होते हैं, सभी को पता है। इनकी औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर, औसत एवरेज निकालने के बाद, वायुमंडलीय की जो अवस्था होती है उसका एवरेज निकालने के बाद कि वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे कह रहे हैं विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। जो विश्व है, दुनिया, इसको अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है, इस संबंध में हम इस अध्ययन में पढ़ेंगे। भारत की जलवायु कैसी है, क्यों है, उसको प्रभावित करने वाली कारक कौन कौन सी हैं, ये सभी बातें हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है, आगे यहाँ से देखना है। क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। तो दोस्तों, अरबी भाषा से मौसम बना, मौसम का हिंदी अर्थ होता है मौसम। ठीक है, तो जैसे कि ये शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, अरबी शब्द क्यों मानते हैं, तो दोस्तों अरब के लोग थे जो भारत व्यापार करने आते थे। उन्होंने भारत आने की मतलब जो उनके तरीके थे, तो वो हवाओं का रुख देख कर आते थे, है ना। जब हवाएं भारत की ओर आती थी तो वो वहाँ से चल पड़ती थी, है ना। और जब भारत से हवाएं उधर जाती थी तो वो इधर से उधर चल पड़ती थी, है ना। तो इस तरह से वो भारत की मौसम है ना, सॉरी, हवाओं का रुख देख कर आती थी। इसलिए वो कहती थी मौसम अच्छा है, चलिए भारत व्यापार करने चलते हैं। जब यहाँ से मौसम हवाएं उधर की हो जाती थी तो कहती थी चलिए अब व्यापार हो गया, अब अपने देश चलती हैं। तो ऐसे उन्होंने इस शब्द की, इस नाम को दोहराया, इस शब्द की उत्पत्ति की। ठीक है, तो ये अरबी शब्द है। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान रखें। ये व्यापार के आधार पर उन्होंने इस शब्द को बार बार दोहराया होगा, और फिर उन्होंने इस शब्द की, कह सकते हैं कि व्युत्पत्ति या उत्पत्ति कर दी। ठीक है, खैर, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशाओं में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। तो मानसून का अर्थ क्या होता है कि जो हवाएं हैं, इनका एक साल में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उन में उन्हीं के योग को कहते हैं। ठीक है, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। जो एक साल में जो हवाओं में परिवर्तन आता है, ठीक है, उसी को मानसून कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, आप इसको 2-4 बार अच्छे से देख लें, याद हो जाएगा। ठीक है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जो भारत है हमारा प्यारा भारत, इसकी जो जलवायु है ये कैसी है, तो मानसूनी जलवायु। ठीक है, एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, जहाँ पर हमारा भारत स्थित है। ठीक है, भारत हमारा कहाँ पर है, एशिया में दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, एशिया में। ठीक है, सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी, सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। कह रहे हैं कि हमारा देश की स्थिति लगभग एक जैसी है, ज़्यादा अधिक बदलती नहीं है। फिर भी यहाँ पर जो प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, प्रादेशिक भिन्नताएं जैसे कि यहाँ पे अनेक प्रदेशों में बटा हुआ है, जैसे कि 28 प्रदेश हैं, मतलब स्टेट है ना हमारे। तो ये प्रादेशिक प्रदेश कहते हैं ना, स्टेट को प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रादेशिक भिन्नताएं, जैसे कि आपको देखें कि अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ भारत में सर्दी पड़ती है, है ना। साउथ भारत में मतलब गर्मी पड़ती है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें ऐसी जी प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। ठीक है, अभी इसको अच्छे से देखेंगे। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर
तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार भिन्नता है। अब दोस्तों जो दो तत्व ले लिए उन्होंने, जो वैज्ञानिक होते हैं भूगोल वेदा, और तो उन्होंने दो तत्वों के आधार पर मौसम की वो की है, क्या मतलब जानकारी मतलब इकट्ठी की है। ठीक है, तापमान और वर्षा, तापमान के आधार पर देखेंगे, फिर वर्षा के आधार पर देखेंगे क्या, तो प्रादेशिक भिन्नताएं। ठीक है, देखिए गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये गर्मियों की बात चल रही है, गर्मियों के महीने होते हैं ना, उस समय राजस्थान के मरुस्थल में तापमान कितना हो जाता है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ना, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ऐसा क्यों, तो ये प्रादेशिक भिन्नताओं का वो है, प्रादेशिक भिन्नताओं की वजह से है ना, कि उनकी स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, भिन्न है, प्रदेशों में जो भिन्नता है ना, वो उसकी वजह से। ठीक है, आगे देखिए, आप सर्दियों की बात कर रहे हैं। सर्दी की रात की बात चलें, सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान, जम्मू कश्मीर की जो द्रास क्षेत्र है, वहाँ का तापमान लगभग -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है ना, कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तिरुवनंतपुरम लगभग साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये केरल के आसपास पड़ता है, केरल के आसपास नहीं, केरल में ही पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, क्या आप जानते हैं, देखिए कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। कुछ क्षेत्र में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। थार के मरुस्थल का तापमान दिन का बता रहे हैं, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि उसी रात 24 घंटे की बात करें, एक दिन यानी 24 घंटे की बात करें, उसी एक ही दिन में कितना मतलब परिवर्तन आता है देखिए, जबकि उसी रात या नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है ना। तो ये भी अंतर है। कुछ सॉरी दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। वहीं कह रहे हैं कि दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ पे दिन और रात का तापमान लगभग एक समान रहता है। ऐसा क्यों, ये भी प्रादेशिक भिन्नताओं की वजह से ही तो है, क्योंकि वहाँ मौसम में इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होता है ना 24 घंटे में। आगे देखिए, अब वर्षण की ओर ध्यान दें, दूसरा तत्व है, इस पर ध्यान देते हैं। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं, वर्षा यानी जो वर्षा होती है उसके रूप और प्रकार में ही नहीं, बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। तो वर्षा के रूप कौन कौन सी होती है, तो वर्षा नॉर्मल वर्षा होती है, फुहार के रूप में वर्षा होती है, ओला के रूप में वर्षा होती है ना, और जो बर्फ गिरती है उसके रूप में वर्षा होती है। ठीक है, बहुत तेज वर्षा होती है, बिल्कुल मंद गति से वर्षा होती है, रुक रुक कर है ना वर्षा होती है। ये सब वर्षा की क्या है, प्रकार है। ठीक है, रूप प्रकार की बात है। जबकि इसकी मात्रा यानी कि बहुत अधिक ज़्यादा वर्षा, बहुत कम वर्षा कहीं कहीं होती है ना, तो ये भी है। बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार विवरण में भी भिन्नता है, तो इनमें भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। देखिए, हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होती है। जो हिमालय है ना, भारत का जो नॉर्थ वाला क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा कैसी होती है, तो हिम के रूप में यानी बर्फ के रूप में वर्षा होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोग बाग जाते हैं है ना, गर्मियों में छुट्टी वगैरह मनाने, तो और सर्दियों में तो फिर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इसलिए कम ही लोग जाते हैं। ठीक है, तो ये हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, तथा इधर से आना है, देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होती है, जबकि देश के शेष भाग में वर्षा वर्षा के रूप में होती है, यानी जल के रूप में होती है ना कि बर्फ के रूप में। ठीक है, आगे देखिए, वार्षिक वर्षण में वार्षिक वर्षण में भिन्नता वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देखिए, वार्षिक वर्षा एक साल में कितनी वर्षा होती है किसी क्षेत्र में, ये बता रहे हैं कि मेघालय जैसे क्षेत्रों में लगभग एक वर्ष में 400 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है।
और कह रहे हैं लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान, जो लद्दाख क्षेत्र है और पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पे लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है वर्षा। ऐसा क्यों? तो ये प्रादेशिक संवेदनता की वजह से है ना, उनकी स्थिति ऐसी है। हवाओं का रुख है, पवनें हैं, विभिन्न प्रकार की पवनें चलती हैं, हवाएं चलती हैं, गर्मियाँ, सूरज का प्रभाव है ना, पृथ्वी की घूर्णन गतियाँ, है ना, है ना, समुद्र से दूरियाँ, पहाड़ों से दूरियाँ, है ना, और जो ठंडी प्रदेश है उनकी उनसे दूरियाँ, इन सब ये सभी प्रभाव है ना, वायुमंडलीय प्रभाव, है ना, ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तापमान, वायुमंडलीय प्रभाव, दाब, है ना, वर्षण, और भी क्या-क्या फैक्टर थे, देखिए हम ऊपर देख लेते हैं अभी, है ना। ये यहाँ पे थे, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता एवं वर्षण, ये सभी प्रभावित करती हैं किसको? तो ये सभी चीज़ों को, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। क्या कह रहे हैं? देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। तो ये क्यों? तो जैसे कि वर्षा हवाएं चलती हैं, मौसम मानसून वगैरह बनती है वर्षा के लिए, तो वर्षा हो जाती है देश के अधिकतर भागों में। उसके बाद जब हवाएं वापस जाती हैं, तो जब जाते वक्त ये हवाएं जो तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश, जो ऐसे क्षेत्र है ना, केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में वर्षा करती है। वो जाती हुई वर्षा होती है, ठीक है, जाती हुई मानसून कह सकते हैं जिसको, है ना। आगे देखिए, सामान्य रूप में सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों की तापमान में अंतर कम होता है। जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना, इन क्षेत्रों की में तापमान में अंतर नहीं होता है इतना अधिक, जैसे कि राजस्थान का तापमान कुछ अलग है और जम्मू कश्मीर का तापमान कुछ अलग है, ऐसा नहीं होता। दक्षिण भारत में तापमान, जो तटीय क्षेत्र है वहाँ भी तापमान लगभग एक समान रहता है साल भर, है ना, दिन रात का, साल भर का, है ना, कुछ कुछ मौसम की बात अलग है, ठीक है, ज़्यादातर। आगे कह रहे हैं कि उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्य रूप से पश्चिम की ओर घटती जाती है। जो उत्तरी मैदान है ना भारत के, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्य रूप से पश्चिम की ओर घटती जाती है। जैसे कि पश्चिम उत्तरी मैदान है, जैसे गंगा जमुना का क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है। जब पश्चिम की ओर बढ़ती जाएंगी, जैसे कि राजस्थान की ओर, है ना, तो इस साइड में वर्षा कम होती है। क्यों? यहाँ पे मतलब वही मैंने बताया ना, जो तापमान, वायुमंडलीय दाब, है ना, और पवने, वर्षा वर्षा ये सभी जो ये इन सभी से प्रभावित होता है ये सब, है ना, वर्षा वगैरह प्रभावित होती हैं, है ना। तो राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए मतलब आपने देखा होगा वहाँ पर वर्षा कम होती है। तो कुछ फैक्टर है ना, तापमान वगैरह ये सभी, वायुमंडलीय दाब वहाँ का अलग है ना, तापमान वहाँ का अलग है ना, वहाँ की पवनें जो हैं वो अलग हैं, और आर्द्रता वहाँ की अलग है, वहाँ अधिक आर्द्र भूमि है, ठीक है, ये सब फैक्टर काम करते हैं, इसलिए वहाँ पे वर्षा कम होती जाती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ये भिन्नता लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं। ये जो भिन्नताएं हैं, ये जो अंतर हैं, ये लोगों के जीवन में क्या लाती हैं? तो विविधता है, यानी कि अंतर, डाइवर्सिटी बोलती है जिसको इंग्लिश में। खैर, जो उनकी भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती हैं। तो जो वहाँ की, अब जब जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो अपने साल भर का उनका रहन सहन, खान पान, घर वगैरह अलग रहती है ना। वहीं दक्षिण भारत के लोगों के रहन सहन, खान पान, घर वगैरह अलग रहते हैं, है ना। तो ये सब प्रभावित होती हैं वर्षा से। आगे देखिए, ज्ञात कीजिए, इसको हम छोड़ देते हैं, आप इसको देख लें और आप इनके जवाब आप खुद ही अंदाजा लगाकर दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जल वायवी नियंत्रण, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाली या प्रभावित करने वाली 6 प्रमुख कारक कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, अक्षांश, जो पृथ्वी पर लाइनें खींच दी जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। अक्षांश देशांतर रेखाएं होती हैं ना, तो जी, तो ये भी प्रभावित करती हैं जलवायु को, ठीक है। आगे देखिए, तुंगता यानी ऊंचाई, तुंगता ऊंचाई को कहते हैं, ठीक है। तुंगता ऊंचाई, वायु दाब एवं पवने, वायु दाब जो वायु का दाब होता है, प्रेशर होता है हवाओं का, ठीक है, महसूस होता है हमें कभी कभी, जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हमें महसूस होता है, ठीक है। एवं पवने, जो हवाएं होती हैं ये, समुद्र से दूरी, है ना, ये भी प्रभावित करती हैं जलवायु को, ठीक है। आगे देखिए,
महासागरीय धाराएं ये भी प्रभावित करती हैं। महासागरीय समुद्र से जो होती ना, समंदर बड़ी बड़ी, जैसे कि आप देखते हैं कि मुंबई का क्षेत्र है, वहीं गंगा जमुना का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है। ये सब समुद्र से दूरियां, ये जो समुद्र की धाराएं होती हैं, ये भी अ, एक लक्षण है जलवायु को प्रभावित करने वाली, ठीक है। तथा उच्चावच, उच्चावच मतलब ये ऊंची नीची भूमियां होती है ना, ये। आगे देखिए, पृथ्वी की गोलाई के कारण, पृथ्वी हमारी कैसी है, गोलाई के कारण, यानी कि अंडाकार है इसलिए गोलाई ही कह देते हैं सामान्य भाषा में। इस पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा, सौर ऊर्जा की जो मात्रा होती है पृथ्वी की सतह पर अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार, अक्षांश देशांतर होते हैं ना, इनके अनुसार अलग अलग होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा है ना, धूप पड़ती है, कहीं अधिक पड़ती है धूप, कहीं कम पड़ती है, तो ठीक है। तो ये अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवतीय वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवतीय वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। तापमान क्या होता है, ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। घटेगा ही तापमान, ध्रुव ठंडी क्यों होती हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ये ठंडी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ठीक ठीक से पहुँचता नहीं है ना, जब पृथ्वी घूमती है। अब आप ग्लोब पर देखें, ग्लोब आप रख लें अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप कहीं यूट्यूब वगैरह से आप देख सकते हैं उसकी स्थिति। ग्लोब पर टॉर्च डालते हैं तो जो जिस जो पॉइंट होते हैं ना उनसे टिका हुआ होता है, जो बीच में लाइन वो छड़ी पड़ी होती है ना एक, जिस पर ग्लोब टिका होता है, तो वहाँ पर टॉर्च डालेंगे, एक जैसे सूर्य की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति कैसी है उस हिसाब से रख के उस पर मतलब टॉर्च का रोशनी डालेंगे, तो देखेंगे कि जो जो सिरे हैं ऊपर का और नीचे का, वहाँ पर प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, ठीक है। इसी वजह से आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं किसी गेंद या फुटबॉल के ऊपर, ठीक है। आगे देखिए, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। जब कोई व्यक्ति जब कोई भी व्यक्ति पहाड़ों पर जाता है तो क्या होता है कि वायुमंडल की सघनता, जो वायुमंडल होता है ना, ये सघनता यानी कि इसका घनापन, घनापन कह रहे हैं मैं, मतलब मैंने ये शब्द इसलिए यूज़ किया है कि इसकी उसका जो घनत्व होता है, जो कह सकते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो ये कम होता जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, तथा तापमान घटता जाता है, तापमान घटता जाता है, इसीलिए आगे देखेंगे, इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मियों के मौसम में भी ठंडी होती हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, ठीक है। वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है, ठीक है। इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं, है ना। समझ गए ना, इसलिए कि क्या वजह होती है। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि पहाड़ियों पर ठंड क्यों पड़ती है गर्मियों के मौसम में भी, तो कह सकते हैं कि ये क्या, वायुमंडल की सघनता घटने के कारण और तापमान में वायुमंडल की सघनता कम होने के कारण और तापमान घटने के कारण। ये सामान्य जानकारी है। खैर, ये थोड़े छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, ये कभी काम आ जाते हैं ऐसी क्वेश्चनों में, परीक्षाओं में, छोटी छोटी परीक्षाओं में भी आ जाते हैं ना, और बड़ी परीक्षाओं में भी लिखने के लिए भी आ जाता है कभी, बताने के लिए, है ना। तो ये आगे कह रहे हैं कि हाँ, किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान की अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो कह रहे हैं किसी भी क्षेत्र का वायु दाब और पवन तंत्र उस क्षेत्र की अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। वायु दाब है ना, और पवन तंत्र है, उस क्षेत्र की अक्षांशों पर और ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। हाँ, प्रभावित, क्या कह रहे हैं, इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है। तो क्या क्या किन किन चीज़ों को प्रभावित करता है, तापमान और वर्षा के वितरण को, ठीक है। वर्षा कहाँ अधिक होनी है, कहाँ कम, तापमान कहाँ अधिक होना है, कहाँ कम, है ना, इस चीज़ को। आगे देखिए, समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जो समंदर है ना, ये जो
जलवायु है इस पर समकारी प्रभाव डालता है। समकारी जैसे कि आप देखते हैं समुद्री वाले क्षेत्रों में लोग इतना अधिक मतलब मौसम से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। वहाँ पर लगभग मौसम एक समान रहता है। देखिए जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम हो जाता है। समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है। आगे देखिए, एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। विषम मौसमी अवस्थाओं को लोग महसूस करने लगते हैं। देखिए कैसे, ऐसे महाद्वीपीय अवस्था गर्मी में बहुत अधिक गर्मी तथा सर्दी में बहुत अधिक अधिक ठंड कहते हैं। महाद्वीपीय अवस्था गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। तो ये महाद्वीपीय अवस्था है दोस्तों, ठीक है। महाद्वीपीय अवस्था जैसे कि एशिया महाद्वीप सॉरी अफ्रीका महाद्वीप में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पर साल भर गर्मी ही पड़ती है। ऐसा नहीं कि वहाँ सर्दियाँ बर्फ गिरने लगी, सर्दी पड़ने लगी, कभी नहीं होता ऐसा, है ना। कुछ अपवाद को छोड़कर, ठीक है, कभी कभी ही ऐसी घटनाएं घटी हैं कि अफ्रीका में भी बर्फ गिरी है, तो उन्हें छोड़ दें। बाकी अधिकतर मतलब बात कर रहे हैं, ठीक है। अपवादों की बात अलग होती है, ठीक है। और वहीं यूरोप जैसी महाद्वीपों में क्या होता है, सर्दी ही पड़ती है, कभी गर्मी ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये महाद्वीपीय अवस्था है, ठीक है। गर्मी में बहुत अधिक गर्मी एवं सर्दी में बहुत अधिक सर्दी। अब आपसे कोई पूछते महाद्वीपीय अवस्था क्या होती है, तो आप कह सकते हैं कि एशिया और सॉरी एशिया में तो एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग क्या है कि गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, ठीक है। तो इसका अलग है प्रभाव है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, ठीक है। अब कंपेयर की जाए तो अधिकतर गर्मी पड़ती है क्योंकि वो दक्षिण कर्क रेखा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, खैर तो ये महाद्वीपीय घटना आप समझ रहे हो, महाद्वीपीय अवस्था, ठीक है। आगे देखिए, महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो जो महासागरीय धाराएं होती ना, समुद्रों में चलने वाली धाराएं, ये समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। समुद्र से चलने वाली जो धाराएं होती है ना, तो जो क्या, हाँ, हवाओं जो वहाँ जो तटीय क्षेत्रों पर जो हवाएं चलती हैं ना, तो उन हवाओं को प्रभावित कर देती हैं, विचलित कर देती हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। तो ये महासागरीय धाराओं से प्रभावित होती है जलवायु, ठीक है। कह रहे हैं उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं, तो किसी भी क्षेत्र की यदि किसी भी महासागर की धाराएं यदि वो ठंडी हैं और समुद्र से जो हवाएं बह रही हैं वो तट की ओर यदि वो हवाएं ठंड मतलब नॉर्मल हैं, तो वो जल धाराओं से प्रभावित होंगी। यदि जल धाराएं गर्म होंगी तो हवाएं गर्म हो जाएंगी, है ना, और बाकी जलवायु गर्म होगी, है ना। यदि जलधाराएं गर्म होंगी तो वो हवाएं गर्म होंगी और वहाँ की जलवायु गर्म हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, आप समझ रहे हो। आगे देखिए, ज्ञात कीजिए, इसको छोड़ देते हैं आप हम लोग, है ना। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उच्चावच की भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए कैसे, ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। उच्चावच भूमि मैंने बताया कि ऊंची नीची भूमि या पहाड़ पर्वत ऐसी, ठीक है। यदि ऊंचे पर्वत ठंडी या गर्म वायु को अवरोधित करते हैं यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं। यदि वो पर्वत अधिक ऊंची हैं और वो उनकी ऊंचाई इतनी अधिक हो कि वो वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम हो, तो ये उन क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। वर्षा पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहती हैं। जैसे कि आप देखिए, हिमालय क्षेत्र है, तो यूरोप से जो हिमालय पर्वत, तो हिमालय क्षेत्र में क्या करता है कि यूरोप से जो ठंडी हवाएं आती हैं तो वो भारत में आने से रोकता है।
पंजाब की उधर ही रोक देता है, ठीक है। अधिक मतलब भी भारत की बीचों बीच नहीं आ पाती वो ठंडी हवाएं, मतलब जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ पाती, थोड़ी बहुत आ जाती हैं, ठीक है। तो हिमालयी क्षेत्र में ठंड पड़ती है, ठीक है। और वहीं जैसे कि दक्षिण भारत से जब मानसून बनती है तो कुछ समय बाद जब जाती जाती मतलब हवा बहती बहती जाती है तो हिमालय पर्वतों से टकरा कर वापस आती है। फिर जब मानसून लौट कर जाती है तब जाके तमिलनाडु और केरल में वर्षा कर देती है, ठीक है। तो ये होता है। और जब कोई बादल बन के जा रहे हैं और पहाड़ों से टकरा जाती हैं तो पहाड़ों से टकरा के वो वहीं वर्षा कर देती हैं जहाँ पे उनको पहाड़ों को पार करके जाना था, जहाँ पर वो रुक कर बारिश करना चाहती थी, या अ, हो सकता है कि पहाड़ों से ना टकराती और वो आगे जाके वर्षा करती। लेकिन क्या हुआ कि वो पहाड़ बीच में आ गए और उनसे वर्षा वहीं हो गई। तो जब उसके बाद की जो क्षेत्र थे वो पवनों की पवन में डाल अपेक्षाकृत सूखे रह जाते हैं। उसके बाद की जो क्षेत्र हैं ज़्यादातर सूखे रहते हैं, क्यों कि पहाड़ वहाँ तक वर्षा के बादलों को पहुँचने ही नहीं देते हैं ना, रास्ते में ही रोक लेते हैं, ठीक है। ऐसा आगे देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए कारक और भी देख लेते हैं क्या क्या है। अक्षांश, कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम से कच्छ के रण से लेकर पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व से मिजोरम से होकर गुजरती है। तो अक्षांश रेखा है भारत में कहाँ से कहाँ तक गुजरती है, तो जो कच्छ गुजरात का क्षेत्र है वहाँ से लेकर मिजोरम है ना, भारत के बीचों बीच से निकली हुई है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ से निकली हुई है आप दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। 8 राज्यों से निकली हुई है, ठीक है। तो बताएं प्लीज़। देश का, हाँ मिजोरम से होकर गुजरती, देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। तो जो देश का आधा भाग कहाँ पर स्थित है, तो भारत के दक्षिण भाग में, ठीक है। और दक्षिण में स्थित है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। दक्षिण की कर्क रेखा की दक्षिण का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। आगे देखिए, कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। तो कर्क वृत्त के उत्तर में जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, तो उपोष्ण कटिबंधीय। आप दोस्तों इनको अच्छे से याद करें, बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। आगे कह रहे हैं, इसीलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। तो अब आप दोस्तों बता सकते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। अब देखिए ऊंचाई से कैसे प्रभावित होती है, ठीक है। भारत की जलवायु ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, भारत का जो तटीय क्षेत्र है ये भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है, ठीक है। समुद्र तट की भी ऊंचाई कितनी है, तो 30 मीटर। आगे देखिए, हिमालय मध्य एशिया में आने वाली हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। तो जो हिमालय है भारत में जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं उनको रोक लेता है, उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। जैसे कि मैंने बताया कि वो हवाओं को रोकता है और फिर वो वहीं पर रह जाती हैं, इसलिए हिमालय क्षेत्र में अधिक ठंड पड़ती है, ठीक है। और भारत में इतनी अधिक ठंड नहीं पड़ पाती, क्योंकि हिमालय बीच में उन ठंडी हवाओं को रोक लेता है। आगे कह रहे हैं, इन्हीं इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया में की तुलना में ठंड कम पड़ती है, ठीक है। वही बता रहे हैं, इन्हीं पर्वतों के कारण, इन्हीं पहाड़ों के कारण, हिमालय की वजह से मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। किन क्षेत्रों में, तो भारत में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। ये मध्य एशिया यानी यूरोप का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ वहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, उसकी तुलना में भारत में ठंड कम पड़ती है, क्या, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि वायु दाब एवं पवन, भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। कौन कौन सी, तो देखिए, वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवात,
विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो ये रीजन्स हैं किसके, तो वायुमंडलीय अवस्थाओं मतलब जलवायु से संबंधित मौसमी अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक। सॉरी, भारत में जलवायु एवं संबंधित मौसमी व्यवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। इन चीज़ों से भारत की वायुमंडलीय अवस्थाएं बदलती रहती हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं। हाँ, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें ट्रेड वाइंड्स, मतलब व्यापारिक पवनें होती है ना, ट्रेड वाइंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। क्या कह रहे हैं, ये जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध बता रहे हैं ना कि दक्षिण गोलार्ध। भारत दो गोलार्धों में विभाजित है एक तरह से। ठीक है, कर्क रेखा की वजह से। ठीक है, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये पवनें कहाँ बढ़ जाती हैं, विषुवतीय क्षेत्र, विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, तो कह रहे हैं कि जो कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये जो पवनें बहती हैं। ठीक है, व्यापारिक पवनें। ठीक है, और कोरियालिस बल के कारण क्या होता है, कोरियालिस बल अभी देखेंगे हम। कोरियालिस बल के कारण ये पवनें दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, निम्न दाब कहाँ रहता है, तो निम्न दाब दक्षिण की ओर। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। ये जो पवनें कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो लगभग राजस्थान वाला क्षेत्र कह सकती हैं, और ये गुजरात राजस्थान इस क्षेत्र से प्रवेश करती हैं और फिर मध्य भारत में घूमती हुई जाके घूम के ये दक्षिण की ओर चली जाती हैं। ठीक है, इन पवनों में नमी अधिक सॉरी बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं। ये पवनें कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इन पवनों के द्वारा वर्षा क्यों नहीं होती है, तो ये पवनें बहुत ऊंचाई पर नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाई पर न होने के कारण इन पवनों से वर्षा नहीं होती, वरना पवनों से वर्षा होती है। ठीक है, कहते हैं ना मेघ हवाएं आ रही हैं, मतलब वर्षा को लेकर, ये मेघ वगैरह, तो ये बादलों को बहाकर लेके आती ना, तो ये अधिक ऊंचाई पर नहीं होती, इसलिए इनसे वर्षा कम होती है या ना के बराबर होती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए। आगे कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, इस वजह से भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, क्यों, वर्षा ना होने की वजह से। ठीक है, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है, आइए देखें क्यों, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, तो देखिए, तो अभी कोरियालिस बल देख लेते हैं उसके बाद। कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं, जो पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर और अपनी अक्ष पर भी घूमती है। ठीक है, तो पृथ्वी की घूर्णन के कारण आभासी बल जो महसूस होता है, वो बल, इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, दाई बाई घूमती हैं। तो कह रहे हैं इन बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर घूमती हैं। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं, घूमती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये फेरल का नियम आप देख लें अच्छे से। अब देखिए, हाँ, भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। तो जो भारत है, भारत की वायु दाब और पवन तंत्र अद्वितीय है, ऐसा कहीं और नहीं है। ठीक है, शीत ऋतु में हिमालय की उत्तर से उच्च दाब होता है। सर्दियों में हिमालय की उत्तर में क्या होता है, उच्च दाब होता है। ठीक है, इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महाद्वीपीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। कह रहे हैं कि इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं।
समझ रहे हो आप? दोबारा देखते हैं। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ये हवाएं जब बहकर जाती हैं तो दक्षिण का जो महासागर का क्षेत्र है वहाँ पर ऊपर बहने लगती हैं ये ठंडी हवाएं। ठीक है, आगे देखिए। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कहाँ पर? तो गर्मियों में क्या होता है कि मध्य एशिया के आंतरिक भाग में एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहाँ पर? तो आसाम, मेघालय, सिक्किम जैसा क्षेत्र बता रहे ना, इस क्षेत्र में क्या होता है, ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। इसलिए गर्मियों में क्या होता है, वायु पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है और ठीक है, मतलब गर्मियों में ये वायु जो हवा है ये बदल जाती है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में स्थित दाब वाले क्षेत्र में दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी एशिया में बहते हुए विषुवती वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ये दक्षिण में विषुवती वृत्त को पार करके ये मुड़ जाती हैं। ये हवाएं जब आती हैं, अभी भारत के जो नक्शे हैं उनमें हम आपको दिखाएंगे। और मुड़ते हुए भारत की भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। जहाँ पर निम्न दाब होगा वहाँ और उसकी ओर बढ़ने लगी। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये पवनें जब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हमेशा बहती हैं। जैसे कि आपको पता है, जहाँ पर कम दाब होगा और जहाँ पर अधिक दाब होगा तो अधिक दाब से कम दाब की ओर पवनें हमेशा बहती हैं। ठीक है, ये नियम है उनका, पवनों का। आगे देखिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष महासागरों के ऊपर बहती हैं। ये जो पवनें हैं महासागरों के ऊपर बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। क्या करती हैं? भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा कर देती हैं। आप इनको एक बार अच्छे से 2 बार वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। वीडियो क्योंकि लंबी हो जाती है इसलिए हमें इसको जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है और हमें एज इट इज देना है वीडियो आपको, इसलिए हम इसको एज इट इज वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, वरना हम इससे क्लिप काट काट कर वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आपको वो फिर पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा, है ना, इसलिए भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रभाव का एक मुख्य घटक जेट धाराएं। जेट धाराओं को देखते हैं। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहते हैं। ये जो कर्क रेखा का पश्चिमी भाग है ना, उत्तरी भाग, वहाँ पर बहती हैं और वहाँ की स्थिति कहाँ पर है, तो वहाँ पर इनकी स्थिति है लगभग राजस्थान के ऊपर का क्षेत्र। ठीक है, और थोड़ा और ऊपर। ठीक है, तो ये लगभग आप कह सकते हैं कि उत्तरी पश्चिम भारत का क्षेत्र। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो राजस्थान के और ऊपर बता रहे हैं ना, तो दक्षिण लगभग भारत को अगर बीच बीच से देखा जाए तो पश्चिमी उत्तरी पश्चिम भारत और जो हरियाणा पंजाब के आसपास राजस्थान का थोड़ा ऊपर का हिस्सा इन क्षेत्रों में बहती है। ठीक है, ये हवाएं जेट स्ट्रीम। आगे देखिए। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। ये विक्षोभ जो आते हैं कहाँ पे आते हैं, तो इन्हीं वजह से। ठीक है, आगे गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। तो ये कहाँ पर जाती हैं फिर? ये जेट धाराएं कहाँ पर जाती हैं? उपोष्ण कटिबंधीय गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के कारण, सूर्य का जो प्रभाव होता है उसके, ये जब थोड़ी उनमें गर्मी महसूस होती है ये, और फिर इनकी दिशा में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने की वजह से ये हिमालय के उत्तर में चली जाती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं एक पूर्वी जेट धारा उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री
उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं पश्चिमी चक्रवातीय क्षेत्र। तो इसको आप दोस्तों अच्छे से पढ़ लें, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छे से देख लें। ठीक है, अब मैं अधिक से अधिक नहीं वो वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। देखिए जेट धाराओं का बहने का ये है, ये आप इसको देख लें कैसे कैसे हवाएं जा रही हैं। और ये यहाँ पे लिखा है धरातली पवनें उपोष्णीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। उपोष्णीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहाँ पर है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो उत्तरी पश्चिमी भारत है ना, ये इधर से, ये ऐसे इधर से आती हैं और ये से इधर निकल जाती हैं। ठीक है, और बाकी ये जो धरातली पवनें हैं ये ऐसी बहती हैं कि हाँ देखिए, दिख रहा है बंगाल की खाड़ी ये अरब सागर की ओर बह रही हैं और इधर से ये। ठीक है, कुछ ज़्यादा खास इसमें वो नहीं है समझने वाली बात, ना ही इसमें अधिक ज़्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, धरातली पवनें उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम वगैरह ये सब दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए भारतीय मानसून देख लेते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाली नाविकों ने सबसे पहली मानसूनी परिघटना पर ध्यान दिया था। जो भारत तक आते थे व्यापारी लोग, ठीक है, तो ये मानसूनी पवनों को ही देखकर आते थे, है ना। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने यानी उत्क्रमण के कारण इन्हें लाभ हुआ, क्योंकि उनके जहाज पवन की प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। क्योंकि भाई जो व्यापारी आएंगे उनकी पहले तो कोई मशीनें तो थी नहीं जहाज़ों पानी के जहाज़ों में लगाने के लिए, तो हवाओं से ही चलती थी उनकी नाव, है ना। बड़ी बड़ी वो लगा देती थी, झंडे जैसे होते ना, एक त्रिपाल होता है ना, त्रिपाल बोलते हैं जिसको, बड़ी बड़ी तो उनसे जब हवाएं टकराती थी तो अपने आप उनकी नाव चलती थी। आपने देखा होगा कभी, आप चाहें तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि पुराने ज़माने की नाव जो हवा से चलने वाले होते हैं वो आपको मिल जाएंगे ना, तो वो थे हवाओं से चलते थे। ठीक है, अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया था। ठीक है, तो मानसून का नाम किस हवाओं को किसने दिया? तो अरबवासियों ने। तो भारत की कह सकते हैं, भारत की जो हवाएं हैं उनको मानसून का नाम अरबवासियों ने दिया था। ठीक है, देखिए ये मानसून का आगमन बता रहे हैं। मानसून का आगमन, मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। ठीक है, मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण है। मानसून को समझने के लिए निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण कौन कौन से? तो देखिए, स्थल तथा जल की गर्म एवं ठंडे होने की विभिद्री प्रक्रिया के कारण भारत की स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे अच्छे से। जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र रहता है। एक बार और देखना, आप इसको अच्छे से याद हो जाएगा। कोई अधिक मतलब कठिन शब्द नहीं है, ना ही कोई अधिक समझने मतलब कठिनाई से समझने वाली बात है ना, आराम से आ जाएगी समझ में। आगे देखिए, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवतीय वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसी मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये आप एक दोबारा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता वायु भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल के लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उत्तर सॉरी ऊपरी बोला है, ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होना। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों हर एक पॉइंट अच्छे से एक दो बार दोहराना पड़ेगा, अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में भी अच्छे से आएगा। क्योंकि ये
मैं भी बहुत अधिक डीपली जाकर एक एक चीज़ को समझाऊंगा तो वीडियो कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा। वो आप फिर स्किप कर देते हो, मैंने देखा है ना। अंत उष्णकटिबंधीय अविसरण क्षेत्र, ये भी आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आपको इसको 2 बार वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इसके अतिरिक्त दक्षिण महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। महासागरों के ऊपर ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन, जो महासागरों पर जो वायु दाब होता है उसमें जो अंतर आते हैं वो भी मानसून को प्रभावित करता है। ठीक है, सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर की उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है तब हिंद महासागर की उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12 डिग्री 30 दक्षिण 131 डिग्री पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण 149 डिग्री पश्चिम की दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये जो क्षेत्र है डार्विन क्षेत्र और कौन सा तो ताहिती, ये क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्षेत्र एक तरह से वैज्ञानिकों ने अपने अनुमान के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, तो इनकी स्थिति बताई जा रही है, जैसा कि पॉइंट वगैरह देकर स्थिति बताई जा रही है कि भारत का स्थिति कहाँ पर है ना, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर स्थित है ना, अमेरिका की स्थिति कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ पर स्थित है। तो ये डिग्रियों के हिसाब से ग्लोब पर ये डिग्रियों के हिसाब से किसी भी देश की स्थिति वगैरह ज्ञात की जाती है। तो डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है और ठीक है, ताहिती प्रशांत महासागर के पास पड़ता है। तो ये स्थितियाँ हैं। ठीक है, वैसे कुछ ज़्यादा वो नहीं कठिन। अगर हाँ, अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाली मानसून। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। तो एल नीनो क्या है, एक दक्षिणी ध्रुव से जुड़ा हुआ एक लक्षण है हवाओं का, है ना, मानसून का। ठीक है, यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। सॉरी, जो जो हवाएं हैं ना, समुद्र में जो बहने वाली हवाएं या कह सकते हैं समुद्री जलधारा, वो एल नीनो ही कही जाती है। ठीक है, उन्हीं को एल नीनो कहते हैं। मैंने बाई मिस्टेक बोल दिया है मानसून वगैरह, उसके लिए सॉरी। तो एल नीनो क्या है, दक्षिणी दोलन से जुड़ी हुई एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लें, गर्म समुद्री जलधारा जो पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। ठीक है, इसलिए इस घटना को एल नीनो दक्षिण दोलन कहा जाता है। एल नीनो, इसको देख लें। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। ठीक है, तो ये उन क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को कम कर देती है। ठीक है, मानसून का आगमन एवं वापसी। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है। व्यापारिक पवनों की मतलब विपरीत दूसरी ओर मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है। स्पंदमान मतलब दबाव, मतलब तेजी से मतलब परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, नियमित नहीं है, लेकिन ये स्पंदमान है कि जब इनमें थोड़ा बहुत लचीलापन रहता है। लचीलापन जैसे कि कोई फ्लेक्सिबल होता है ना, जैसे कि उनका रुख में थोड़ा बहुत परिवर्तित होना। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये स्पंज होता है ना, जैसे कि थोड़ा प्रेशर पड़ा तो दब गया, फिर प्रेशर हटा तो वहीं की वहीं। ठीक है, ऐसा उष्ण कटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं को प्रभावित
विभिन्न वायुमंडलीय व्यवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। तो ये मानसून का प्रभाव कहाँ कब होता है, तो मानसून का समय जून के प्रारंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्ष में अचानक वृद्धि हो जाती है, सामान्य वर्षा में वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो ये मानसून जब आती है तो वर्षा में अचानक तेजी आ जाती है। ठीक है, मतलब वर्षा तेज होने लगती है या वर्षा में वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। मतलब वर्षा मानसून जब आती है तो देखा है आपने कि काफ़ी दिनों तक वर्षा रुकती नहीं है, वर्षा होती रहती है ना, तेज वर्षा होती है। ठीक है, तब कहते हैं मानसून आ गई। अब खेतों में बुवाई वगैरह करती है ना किसान हमारे देश की, जो हमारे देश के सबसे बड़े हीरो माने जाते हैं, हम मानते हैं, आप लोग भी माने है ना, क्योंकि अगर किसान ना हो तो दुनिया में कुछ भी ना हो। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, इसी मानसून स्फोट फटना कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अचानक तीव्रता से मानसून आती है, जो बारिश वगैरह होने लगती है, इसको मानसून प्रस्फोट कहते हैं, यानी मानसून का फटना। तथा इसी मानसून पूर्व बौछार से पृथक किया जाता है, कहते हैं, तथा इसी मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जाता है। जो मानसून की पूर्व थोड़ी बहुत रिमझिम वर्षा होती है उससे अलग किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय उपद्वीप की दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह दो भागों में बंट जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये मानसून की पहुंचने की डेटें आप याद रख लें, कब कहाँ पहुंचती है। ठीक है, और उसमें कुछ ज़्यादा खास आपको याद नहीं रखना। ऊंची पर्वतों के कारण मानसूनी पवनें पश्चिम से गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो पहाड़ों की वजह से ये जो मानसून बनती है ये मुड़ जाती है। ठीक है, मध्य जून तक अरब सागर शाखा सारा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। तो पहाड़ों से टकरा कर मानसून जब वापस आती है तो उसके बारे में बता रहे हैं। अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। तो ये इनका एक मिलना होता है कहाँ पे, दिल्ली में सामान्यतः है मानसून वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून की अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाती हैं। तो ये इनकी जो मानसूनी जो हवाएं हैं, इनकी आने जाने का जो है बता रहे हैं कब कहाँ पे पहुंचती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश की शीर्ष हिमालय हिस्सों में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये आपको इस चित्र में नीचे दिखाएंगे हम। मानसून की वापसी फिर चक्रती एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत की उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर से प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूर्व की तरफ पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापस की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। द्वीप जो भारत में द्वीप है ना, उन पर यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः से दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु से प्रभावित होता है। ठीक है, तो जब जाती हुई वर्षा होती है ना, जब वर्षा करती है, तब अब देखिए सर्दियों में भारत के दक्षिण भाग में क्या होता है कि जब भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है नॉर्थ साउथ इंडिया, वहाँ पर जब वर्षा होती है, जब भारत के उत्तर भारत में क्या होता है, मतलब भारत के उत्तरी हिस्से में ठंड पड़ती है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। अब ऋतु में मानसून जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश की आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में
परिलक्षित होती हैं। तटीय क्षेत्र के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितनी प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करती है? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जाता है। ठीक है, ये हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, तो ऋतु में तो 4 हैं यहाँ, शीत ऋतु, गर्मी ऋतु और वर्षा ऋतु और बसंत वगैरह होती है। ठीक है, और भी होती हैं, आप यहाँ भी 4 बता रहे हैं, वैसे 3 ही होती हैं, मुख्यतः 3 ही होती हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। देखिए, शीत ऋतु, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। ठीक है, भारत के उत्तरी भाग में अभी इसको देख लें, उसके बाद मेन टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये मानसून का आगमन वगैरह है, आप इसको देख लें, आ रहे हैं 15 जून ये, ठीक है, 10 जून, 5 जून, 1 जून, 2 जून, सॉरी 2 जून नहीं है अभी। ठीक है, तो ये आगे देखिए। हाँ, दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडी महीने होते हैं। ठीक है, तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घट जाता है। कह रहे तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जब बढ़ती है तो घटता जाता है। ठीक, वही है, दक्षिण में तापमान अधिक होता है और उत्तर में तापमान कम होता जाता है। ठीक है, आगे करें, पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह है 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आगे देखिए, दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय की ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। हिमालय की ऊपरी ढालों पर क्या होता है? हिमपात। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बढ़ती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ भागों में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ से पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है, तो ये भी देखिए आप किस वजह से वर्षा होती है। ठीक है, देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हल्की पवनें क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती हैं। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा जिसकी स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम हो जाती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही बारीकी चीज़ें हैं, आपको इसको 2-3 बार अच्छे से समझना होगा, तब आपको ये समझ में आएंगी। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे थोड़ा बहुत अधिक डिटेल में बताया जाता है ना, इसलिए हम इसको 2-3 बार अच्छे से समझ के ही समझ पाएंगे, है ना। ग्रीष्म ऋतु देख लेते हैं। सूर्य के उत्तर की ओर आवासीय गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई हाँ तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड की गई तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
मई में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, ठीक है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुमंडल दाब में कमी आ जाती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व से पटना एवं छोटा नागौर का पठार तथा एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूप भरी गर्मी एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवाओं का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। जो लू होती है ना, गर्म हवाएं होती हैं, इनका सीधा प्रभाव दोस्तों बहुत ही हानिकारक होता है किसी भी इंसान के लिए, है ना। इसलिए देखते हैं गर्मियों के मौसम में अधिकतर लोग बीमार पड़ जाते हैं, उनकी मतलब दिक्कतें हो जाती है ना, मर भी जाती हैं लोग बाग। आगे खैर देखिए, उत्तरी भाग में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं। अस्थायी रूप से आंधियाँ आराम पहुंचाती हैं, कभी कभी फायदा भी कर देती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडी समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। तो ठीक है, तो ये आंधियाँ आती हैं जब गर्मियों में, तो कभी कभी अच्छी भी हो जाती हैं क्योंकि उनसे मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है ना। आगे कह रहे हैं कि इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ साथ प्राय हिम वृद्धि भी हो जाती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसी काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राप्त पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इस कारण आम जल्दी पक जाता है तथा इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वर्षा आम्र वर्षा कही जाती है, ठीक है। गर्मी में जो वर्षा वो होती है ना, जिसकी वजह से मतलब जो फल वगैरह होता है, जो भी फल होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं, मुख्यतः आम, तो इसे आम्र वर्षा कहा जाता है, ठीक है। हाँ देखिए, वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में उत्तर भारत में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक, ये देखिए मैप आ गया, इसको देख लेते हैं। ये देखिए पवनें हैं, जो हवाएं चल रही हैं, ये सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। खैर आगे देखिए, पवनें पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शीर्ष भाग में लगभग एक महीने में पहुंच जाती हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ की मौसम को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि जहाँ पे अधिक घनी जंगल वगैरह होते हैं, इसलिए इनको वृष्टि छाया प्रदेश कहे जाते हैं, ठीक है। हाँ, खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मान शिमला विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले इसमें सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व में से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। गंगा की घाटी से पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाते हैं तो वर्षा कम कम होती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार से आर्द्र एवं शुष्क दोनों की तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होता है। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण
वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून की गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय की समीप चला जाता है तब मौसम में लंबी समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों की पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान माल की भारी क्षति होती है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो वर्षा किसी क्षेत्र में अधिक हो जाती है तो वहाँ पर हानिकारक भी प्रभाव डालती है। ठीक है, आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। ठीक है, निम्न दाब का क्षेत्र कहाँ बनता है? बंगाल की खाड़ी के ऊपर तथा मुख्य स्थलीय भागों को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब की मानसूनी गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ जाता है। ठीक है, इसका आगमन एवं बान वही है, जब वर्षा किसी एक क्षेत्र पर अधिक होगी तो मानसून जब किसी एक क्षेत्र के लिए बन जाएगी तो कहीं दूसरे क्षेत्र में उसका प्रभाव कम होगा और वहाँ कम बारिश होगी, कहीं अधिक बारिश हो जाएगी। तो जब कम बारिश होगी वहाँ सूखा पड़ेगा, अधिक बारिश होगी वहाँ पर है ना बाढ़ आएंगी, है ना। यदि एक समान मानसून बनी तो पूरे क्षेत्र में एक समान बारिश होगी तो बाढ़ भी नहीं आएगी, सूखा भी नहीं पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों के लिए कृषि कार्यों को भी अव्यवस्थित कर देती है। ठीक है, वही है, कहीं का वर्षा अधिक हो जाती तो किसानों के लिए अच्छा है, कभी कहीं कम होती तो किसानों के लिए नुकसानदेह है ना। मानसून की वापसी परिवर्तन का मौसम अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर स्थित शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाती है तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगती है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर की मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने के आसपास होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। निम्न दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहाय हो जाता है। ऐसी सामान्यतः क्वार्की उमस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अक्टूबर की उत्तरार्ध में क्या बोल रहा हूँ मैं मैं जल्दी करना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, है ना। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भाग में तापमान तेजी से गिरने लगता है। क्या आप जानते हैं मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्वाइट गुफाओं के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये गुफाएं जो पाई जाती हैं थी तो ये मानसराम में पाई जाती है। ठीक है, नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत की ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी एवं स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत की पूर्वी तट को पार करते हैं। ठीक है, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं।